नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं केशव सिंह वॉइस। आज जिस मुद्दे पर मैं बात करने आया हूं वो है सत्यपाल मलिक। सत्यपाल, जी हाँ, सत्यपाल मलिक वही जो कुछ समय के लिए कश्मीर में राज्यपाल बनाए गए थे जब मुफ्ती महबूबा मुफ्ती और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी और जब वहां पे से जब राष्ट्रपति शासन वहां पे लगा था तो सत्यपाल मलिक को वहां पर राज्यपाल नियुक्त करके भेजा गया था घाटी में। भारतीय जनता पार्टी के ये बड़े विश्वसनीय और बड़े कद्दावर नेता हुआ करते थे सत्यपाल मलिक। हम ये जानते हैं कि 2021 के आसपास उन्होंने सितंबर या अक्टूबर में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कुछ सनसनीखेज खुलासे किए थे। उस वक्त उन्होंने नाम नहीं लिया था, लेकिन अब जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने नाम लिया है। ऐसा क्यों है कि हर उस मुद्दे पर जब कोई मुद्दा भारतीय जनता पार्टी पर अगर कोई लगाता है तो भारतीय जनता पार्टी स्वयं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब स्वयं कटघरे में खड़े होते हैं तो ये लोग जवाब देने की बजाय एकदम मौन धारण कर लेते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे किसी जमाने में हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री भूतपूर्व प्रधानमंत्री को मनमोहन सिंह कहा करते थे, तो ठीक उसी तरह से अब वो खुद मौन धारण कर लेते हैं, उस विषय पर किसी भी तरह का कोई भी बात नहीं करते हैं। सत्यपाल मलिक जी ने जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2 दिन पहले जो आरोप, जो उन्होंने सनसनीखेज आरोप नाम लेकर लगाए हैं, इसमें कई बातें निकल कर आती हैं। अगर उन्होंने सही कहा है, अगर उन्होंने गलत कहा है, तो भारतीय जनता पार्टी अब तक उनका मुंहतोड़ जवाब दे चुकी होती और उन पर डिफेमेशन के केस, मानहानि का मुकदमा तक दायर कर चुकी हो। जो 300 करोड़ का जो उन्होंने जो राम माधव सीधे आरएसएस पर जो नाम लेके जो कहा है, तो ये बहुत ही बड़ा आरोप है भारतीय जनता पार्टी पर। प्रधानमंत्री काल में मनमोहन सिंह के नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सत्ता में रहते, उनके प्रधानमंत्री के पद पर रहते अगर इस तरह की सनसनीखेज आरोप अगर लग रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम इस बात को अगर हम देखें कि सत्यपाल मलिक के रिश्ते इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत अच्छे नहीं है। जो मिठास थी उनकी वो अब कड़वाहट में बदल गई है। वहीं जो कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी में ना होकर किसी दूसरे पार्टी में थे और उस पार्टी से उनकी निष्ठा जब खत्म हो गई, जब दूसरी पार्टी की तरफ, इनकी पार्टी की तरफ आ गई, तो वो आज भी बंगले और अन्य सुरक्षा का हवाला लेकर उन्हें तरह के जो सिक्योरिटीज जो है, जेट सिक्योरिटी है, ये सब दिए गए हैं। लेकिन वही सत्यपाल मलिक जो कश्मीर में इतने सेंसिटिव एरिया में उस जगह पर रहकर राज्यपाल रहे और उस दौरान उन्होंने जो कुछ भी निर्णय लिए या जो कुछ भी कार्य किए, इन्होंने पत्र लिखकर भारत सरकार को ये भी कहा है कि इनकी जान को खतरा भी है, फिर भी उन्हें एक गार्ड दिया है और वो अपने निजी घर में रह रहे हैं। तो ये भी समझ में आती है कि सरकार के सुर में सुर अगर कोई मिलाता है तो उसकी सुरक्षा अपने आप बढ़ जाती है, उसकी जान खतरे में आ जाती है। अगर कोई सरकार से अगर असहमति व्यक्त करता है या सरकार के खिलाफ अगर कुछ बातें कहता है जो भारतीय जनता पार्टी और उन्हें नागवार गुजरती है, तो वो उसे पॉजिटिव वे में या उसे सकारात्मक तरीके से नहीं लेते हैं। तो मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है और जो सत्यपाल मलिक जी ने कहा है वो शायद ये इशारा करता है कि उन्होंने जो कुछ भी कहा है वो सच है। आइए हम सुनते हैं पवन खेड़ा ने आज 11 अप्रैल को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसमें उन्होंने जो बातें कही हैं, मैं चाहता हूं आप उनसे खुद वो सुने। और ये जो आरोप जो लगाए गए हैं, जो आरोप सत्यपाल मलिक ने लगाए, कांग्रेस एक विरोधी दल होने के नाते वो उस मुद्दे को उठाएगी और हर उसे ये बात तो उठाना चाहिए। अगर इस बात में सत्यता है तो ये बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत ही खतरनाक है। या भारतीय जनता पार्टी इसकी जांच कराए और दूध का दूध पानी का पानी करे। लेकिन हम ये जानते हैं, हमने पीछे भी देखा है, अडानी मुद्दे पर भी देखा है कि सरकार किसी भी तरह की जांच करने के मूड में नहीं है और उस पर मौन धारण कर लेती है। वो ये जानती है कि जनता की जो याददाश्त है बड़ी छोटी होती है। चुनाव आएंगे, 5 किलो राशन पे वोट पड़ेगा और फिर से जीत के आ जाएंगे। तो ये जो मुद्दे हैं वो
वो बेईमानी है। जो जैसे कि शरद पवार ने कहा कि भ्रष्टाचार कोई मुद्दा होता ही नहीं। इससे आप समझ सकते हैं कि वो नेता कितना संजीदा है भ्रष्टाचार को लेकर। आप भ्रष्टाचार करिए, लेकिन सर जनता को आप वो चीजें सहूलतें दे दिए, आप जीत के फिर से आ जाएंगे और सत्तासीन हो जाएंगे। देश के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं। तो आइए हम सुनते हैं कि पवन खेड़ा जी ने ऐसी क्या बातें कही हैं जो सत्यपाल मलिक ने कही हैं। उन्हीं की बातों को उन्होंने कोट किया हुआ है। और अब हम देखते हैं कि भारत सरकार की सीबीआई और ईडी क्या आरएसएस आर माधवन के घर पर जाकर उनके घर का पता ढूंढ पाती है या नहीं। अगर नहीं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि सरकार निष्पक्ष नहीं है। जीरो टॉलरेंस जो वो कहती है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पर चलती है, तो वो सिर्फ कहने की बातें हैं। तो आइए सुनते हैं। सतपाल मलिक जी एक संवैधानिक पद पर आसीन थे अभी कुछ वक्त पहले तक। एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा नाम लेकर कर रहे हैं। आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता राम माधव का उन्होंने स्पष्ट तौर पे नाम लिया। प्रधानमंत्री के करीबी से जुड़े हुए ये शब्द सतपाल मलिक जी के हैं। इस इंटरव्यू में तो उन्होंने पूरा खुलासा करके नाम लिया है। 2021 में उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता मेरे पास आए थे और कोई डील लेकर आए थे। 2021 में जब इन्होंने ये खुलासा किया, अक्टूबर 2021 की बात थी कि 300 करोड़ रुपए की घूस की पेशकश आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने उनको की थी। तब राम माधव ने आगे बढ़कर कहा था कि ये इशारे में मेरे लिए कह रहे हैं, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। आज 2023 की अप्रैल है। क्या कानूनी कार्रवाई की राम माधव ने? अगर की तो आप सबके माध्यम से साझा करें वो जानकारी। ये सवाल उठाते हुए उन्होंने न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया, उन्होंने प्रधानमंत्री का भी नाम लिया है। ये छोटी बात नहीं है, बहुत गंभीर बात है, क्योंकि सतपाल मलिक कोई कांग्रेस के नहीं हैं। 2 दशक से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की श्रेणी में उनका नाम आता है और आपके इतने चहेते हैं या थे कि आपने उनको जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील राज्य का राज्यपाल बनाया आज से कुछ साल पहले, और वो भी ऐसे दौर में बनाया जब आप 370 हटा रहे थे। आपको अपना एक विश्वास पात्र व्यक्ति वहां चाहिए था और आपने उनको वहां लगाया। अगर आपका अपना चहेता व्यक्ति संवैधानिक पद पर जो आसीन रहा हो वो किसी का नाम ले रहा हो, तो 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। या राम माधव और प्रधानमंत्री खुद इन पर मानहानि का दावा करें सतपाल मलिक जी पर, और या फिर राम माधव पर कार्रवाई करें। कोई तीसरा इसमें ऑप्शन बचता नहीं है। दोनों में से एक सच बोल रहा है, पता लग जाएगा कौन सच बोल रहा है। अब सतपाल मलिक जी को राज्यपाल आपने बनाया, पिछले 2 दशक से आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, संवेदनशील राज्य का आपने उनको राज्यपाल बनाया। आज सतपाल मलिक जी कहां हैं? आज सतपाल मलिक जी अपने निजी घर में दिल्ली में एक पीएसओ लेकर बैठे हैं। जम्मू कश्मीर का पूर्व राज्यपाल एक पीएसओ लेकर दिल्ली के निजी घर में रहता हो। नहीं तो आजकल तो कुछ गुलाम भी हैं जो आपकी पार्टी के भी नहीं हैं, परोक्ष रूप से तो नहीं हैं। उनको Z+ सिक्योरिटी दे रखी है, उनको साउथ एवेन्यू में बढ़िया सा बंगला दे रखा है। सतपाल मलिक जी से क्या खफा हो गए? क्यों खफा हो गए? वो हैं जरा खफा, ये तो सबको दिख रहा है। नहीं तो एक पीएसओ, और वो 2 बार चिट्ठी लिख चुके हैं गृह मंत्री को कि मुझे Z+ सिक्योरिटी दी जाए। कोई जवाब नहीं, कोई सुरक्षा नहीं। तो एक तरफ गुलाम नबी आजाद और दूसरी तरफ सतपाल मलिक जी। तुलना कीजिए, एक भाजपा का वरिष्ठ नेता, आपका चहेता, आपकी चॉइस थी, आपने उनको जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया। आज उनको आप सुरक्षा तक नहीं देते। नहीं तो जम्मू कश्मीर में तो कोई डॉक्टर किरण पटेल नाम के एक ठग को भी Z+ दे दी थी आपने। तो सतपाल मलिक जी ने ऐसा क्या कर दिया कि उनको आज सजा दी जा रही है? किस बात की सजा दी जा रही है? हम ये सवाल पूछना चाहते हैं।
क्या सतपाल मलिक जी को ये फाइलें नहीं क्लियर करने की सजा दी जा रही है? कौन सी फाइलें हैं? इंश्योरेंस की एक स्कीम की फाइल है जिसके बारे में वो इस इंटरव्यू में बता रहे हैं, जिसमें 300 करोड़ की घूस की पेशकश आरएसएस के पदाधिकारी द्वारा इन्हें की गई थी। अब इन्होंने आरएसएस के पदाधिकारी का नाम भी खोल दिया। हो गए 48 घंटे से ऊपर। पिछली बार जब बोले थे तो अक्टूबर 2021 में बोले थे, आज तक कोई केस नहीं हुआ। तो कौन इस बात को दबा रहा है? कौन इस बात से डरा हुआ है? कौन इस बात की सजा सतपाल मलिक जी को दे रहा है? या तो आरएसएस दे रही है या प्रधानमंत्री कार्यालय दे रहा है, क्योंकि इन्हीं दोनों का नाम लिया इन्होंने। आज से 3 साल पहले इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपके सामने राजस्थान के क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम जी का भी एक भ्रष्टाचार का वीडियो जारी किया था। ऐसे कई उदाहरण, एक गैर पंजीकृत संगठन के पदाधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त होते हुए पाए जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? भाई आप तो अपने आप को गंगा से भी ज्यादा पवित्र बताते हैं। आप खुद पंजीकृत नहीं हैं और हर मंत्री के यहां एक पीएस या ओएसडी संघ से आया हुआ है, कोई फाउंडेशन है संघ की, उससे आपने एक एक पीएस और एक एक ओएसडी बैठा रखा है हर मंत्री के यहां। क्यों बैठा रखा है बताइए? क्या इसी तरह की डील्स करने के लिए बैठा रखा है? हम जानना चाहते हैं। या मंत्री पर नजर रखने के लिए कि कहीं वो अकेला डील ना कर दे? ये क्या हो रहा है इस देश में? आपने चुना, जिन्होंने भी 36-37% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को चुना इस देश के, कि बाय वन गेट वन फ्री की कोई स्कीम चल रही थी कि साथ में आरएसएस भी आएगी और वो डील्स करेंगे यहां 300 करोड़ 200 करोड़। क्या है ये? तो हम प्रधानमंत्री को सीधे खुले मंच से चुनौती देते हैं कि अगर सतपाल मलिक जी की बात सही है तो सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स और जितनी एजेंसीज हैं उनको राम माधव का पता आपके पास अगर नहीं हो तो हमसे ले लीजिए, भेजिए उनके दरवाजे पर दस्तक देने। और प्रधानमंत्री से जुड़े हुए और कौन से लोग हैं जिनके बारे में सतपाल मलिक जी इस इंटरव्यू में कह रहे हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आपने तो उल्टे सतपाल मलिक को ही सजा दे दी, उनकी सुरक्षा छीन ली, उनसे नौकरी छीन ली, घर बैठा दिया। और अगर सतपाल मलिक जी झूठ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ मानहानि का दावा राम माधव भी करे, संघ भी करे और प्रधानमंत्री कार्यालय भी करे, क्योंकि तीनों बदनाम हो रहे हैं। यह खुली चुनौती है और अगर इस चुनौती पर ये चुप हैं तो आप समझ लीजिए कि जिसको सजा देनी थी उसको सजा दे दी, जिसको बचाना था उसको बचाया जा रहा है। तो आपने पवन खेड़ा को सुना कि उन्होंने क्या कहा है। असल में उन्होंने सतपाल मलिक ने जो कहा है उन्हीं बातों को उन्होंने दोहराया है, उन्हीं बातों को उन्होंने कहा है। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी क्या इन आरोपों को गलत साबित करती है या वही अपनी पुरानी आदत मौन धारण किए रहेगी। धन्यवाद आप सभी का जिन लोगों ने